हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू दिवाकर। वेलकम टू ऑल माय चैनल कॉमर्सन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो फाइनली कोशिश करने का समय आ गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले यूपी टीजीटी पीजीटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फॉर अपकमिंग वैकेंसीज वो रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, तब से आपको रेगुलर वीडियोस अपडेट्स किए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो कल यानी कि 9 जून 2022 को मैंने यूपी टीजीटी के संदर्भ में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, और ऐसे अभ्यर्थी जिनको काफ़ी डाउट्स थे रिगार्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी एंड सब्जेक्ट क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, उन सभी के बारे में उस वीडियो में डिटेल में बात की थी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग यूपी टीजीटी अपकमिंग वैकेंसीज, तो वो उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट यूपी पीजीटी अपकमिंग वैकेंसीज 2022। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं रिगार्डिंग यूपी पीजीटी अपकमिंग वैकेंसीज वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके रिगार्डिंग आपको करना क्या है, जस्ट एक सिंपल स्टेप फॉलो करना है। हमारे जो कमेंट सेक्शन बॉक्स है उसमें आपको कमेंट करना है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समय से उसका रेस्पॉन्स दे दें। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वन बाय वन डिस्कस करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में पता होगा, तो जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि उसमें करेक्शन करने का आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी करेक्ट हैं, और आप कोशिश करें कि अपना फॉर्म अपने आप ही फिल करें। ठीक है। हाँ, और ऐसे अभ्यर्थी जो इस चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा सभी स्टूडेंट उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सबसे पहले इस वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की जो ऑफिशियल साइट है उससे। ठीक है। और इस पीडीएफ को हमने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स हंट के नेम से उसमें भी शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये विज्ञापन संख्या है 2/2022। ठीक है। और प्रवक्ता का मतलब है पीजीटी, मतलब आप है ना क्लास 11th और 12th के टीचर्स के लिए बनने के लिए आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। क्लियर। तो बेसिकली सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पीजीटी वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग जो ऑनलाइन आवेदन है, ठीक है, उसका जो पंजीकरण की स्टार्ट होने की तिथि है वो है 9/6/2022। मतलब 9/6/2022 से जो एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, आप भी समय रहते इस फॉर्म को फिल कर दें, और अंतिम समय के लिए ना रहें, क्योंकि जो यूपी की साइट है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है लास्ट की जो भी डेट होती हैं उसके दौरान। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट डेट इज़ ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि। तो आप अपनी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं 9/6/2022 से ही। ठीक है। और इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है, इसे आप ध्यान से नोट डाउन कर लें, आपको पता होना चाहिए। ये जो अंतिम तिथि है वो है 3/7/2022। मतलब 3/7/2022 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप 3/7/2022 के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो थोड़ा सा बढ़ा दी गई है। ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन डेट से थोड़ा मार्जिन ज़्यादा है उसका, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसकी जो डेट है 6 जुलाई 2022। और जब भी आप फ़ी पेमेंट कर दें तो ऐसा ना मानें कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है। फाइनल सबमिशन के लिए आपको करना क्या है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि। तो आपको फाइनल कंफर्मेशन करना पड़ेगा, फाइनल प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं और फाइनल कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तब आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मोस्टली स्टूडेंट ध्यान नहीं रखते हैं, फिर जब एडमिट कार्ड आते हैं तब उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं होता है। तो इन गलतियों की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज़ होती है। तो ऐसी गलती आप सभी के साथ ना हो,
तो इन पॉइंटों का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो महत्वपूर्ण निर्देश क्या हैं। वैसे तो मैंने टीजीटी की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बता दिया है, फिर भी इसमें बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके लिए आपको जो ऑफिशियल साइट फॉलो करनी है वो फॉलो करनी है आपको www.upscsv.organization। ठीक है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और उसमें जो सब्जेक्ट वाइज जो भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज शो की गई हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज, तो आयोग ने ये निश्चित कर दिया है कि जो भी वैकेंसीज हैं उनकी जो संख्या है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। क्लियर, तो आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि जितनी वैकेंसीज आपको शो हो रही हैं उतनी वैकेंसीज के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगर आयोग को लगता है कि नीड है टीचर्स की तो वो वैकेंसीज में प्लस माइनस कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें साफ साफ बताया गया है भाषा संबंधी प्रश्न उसी भाषा में होंगे। मतलब हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी में होगा, संस्कृत का इंग्लिश का इंग्लिश में और उर्दू का उर्दू में। क्लियर, इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, तो इसमें भी क्लियर कट कर दिया है लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ ही साथ जो EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो उनको 10% का जो रिजर्वेशन का जो कोटा है वो दिया जाएगा इस भर्ती में, जैसा कि वर्ष 2021 में भी दिया गया था। और इसके साथ ही साथ आप अपना जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो एक एक पॉइंट को अच्छे से सीन करें और सीन करने के बाद जब आपको फाइनल कंफर्मेशन हो जाए तभी एंट्री फिल आउट करें। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप हैं जिसे आपको फॉलो करना है। 3 इम्पोर्टेंट स्टेप हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल नंबर मिलेगा जिसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से जानते हैं, उसे आप सेव करके रख लें। जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लें तो इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है फ़ी पेमेंट आपको करनी होगी और फ़ी पेमेंट का भी जो रिसिप्ट है उसे भी आप डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें। देन इसके बाद आपको करना क्या होगा, फॉर्म सबमिशन फाइनल सबमिट करना होगा, तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट माना जाएगा। तो ये सिंपल से 3 स्टेप्स हैं जिसमें आपको अपनी जनरल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो फिल करना होगा, अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या अदर सर्टिफिकेट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग वेटेज आपको दिया जाएगा। अगर आपने BEd MAd या PhD की हुई है तो उसे भी आप मेंशन कर दें। ठीक है, और साथ ही साथ जो क्या कहते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर का जो डायमेंशन है उसे एक बार आप अच्छे से ज़रूर चेक कर लें। तो ये सिंपल से स्टेप्स है, अगर आपको डिटेल में रीड आउट करने हैं इन स्टेप्स को तो आप इस PDF फाइल की हेल्प से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं वही पॉइंट बताने वाला हूँ आपको जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब फ़ी के बारे में देख लेते हैं कि PGT के रिगार्डिंग क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो टोटल फ़ी है वो है 750। EWS कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो टोटल फ़ी है वो 650, जिसमें 600 आवेदन शुल्क है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क का 50 रुपये अतिरिक्त लिया जाएगा, तो टोटल फ़ीस आपको देनी पड़ेगी 650। ऐसे अभ्यर्थी जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको टोटल जो फ़ी पे करनी है वो है 750 और SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको जो फ़ी पे करनी है 450 और ऐसे स्टूडेंट जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए सबसे मिनिमम फ़ी है 250। ठीक है, और जो अदर कैटेगरी से अभ्यर्थी आते हैं जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग, तो वो अपने जो भी क्रमांक 1 से 5 में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी फ़ी पेमेंट कर दें। ठीक है, प्रति स्टेप आपको फाइनल सबमिशन करना होगा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, रिक्त पद। तो रिक्त पद
के बारे में क्या क्या बताया गया है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 2/2022 द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता के रिक्त कुल 624 पद, मतलब पीजीटी के जो टोटल पोस्ट हैं वो 624 हैं, जिसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें जो 2 वर्ग मेंशन किए गए हैं, एक बालक वर्ग दूसरा बालिका वर्ग। तो ये मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं, जो बॉयज़ हैं वो ओनली बालक वर्ग में ही फिल कर पाएंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उनके पास अदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर गर्ल्स के पास डबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बालक वर्ग में सबमिट करना चाहती हैं या फिल करना चाहती हैं अपना फॉर्म तो कर सकती हैं, या गर्ल्स कैटेगरी में भी फिल कर सकती हैं। पर आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक ही फॉर्म फिल करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा आपको बालक वर्ग में फिल करना है या बालिका वर्ग में। क्लियर। आयु सीमा के संदर्भ में देख लेते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। और अगर टोटल बात करें तो 21 वर्ष से लेके 60 वर्ष के बीच जो अभ्यर्थी आते हैं वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर। और साथ ही साथ आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन आपका मान्य नहीं होगा। शैक्षिक योग्यता के बारे में अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इसमें जो सैलरी भी इन्होंने डिस्क्लोज कर दी है, जो उसमें पे ग्रेड जो फॉलो होगा वो होगा 4800 का, ठीक है। और जो आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो जैसे लागू होता है वैसे ही लागू होगा, ठीक है। तो जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो आपके पास आपकी कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ ये भी वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र की बात कर लेते हैं कि आपको परीक्षा केंद्र कहाँ मिलेगा। तो इन्होंने बताया है सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी तथा अनुक्रमांक आदि की सूचना आपको जल्द ही क्या कर दी जाएगी, नोटिफाई कर दी जाएगी। तो बेसिकली मोस्टली देखा जाता है कि आपको जो परीक्षा केंद्र है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है, आपके घर के पास ही ज़्यादातर मिल जाता है, 1 से लेके 2-3 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। इसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया है उसका क्या प्रोसेस है और क्या क्राइटेरिया है, ये भी ज़रा आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक आपको दिए जाएंगे। इसके बाद आपका होगा साक्षात्कार, मतलब पीजीटी में रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू का जो टोटल इन्होंने परसेंटेज दिया है वो दे रखा है 10%, और रिटन एग्ज़ाम में आपको 85% का क्राइटेरिया दिया है। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन किया है सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक दिए जाएंगे, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर आपको 3% अंक दिए जाएंगे, और अभिव्यक्ति के आधार पर आपको 3% अंक दिए जाएंगे। तो मतलब इंटरव्यू में इन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया है कि 10% का जो क्राइटेरिया है उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ निम्नलिखित विशेष योग्यताओं में से अगर आपके पास कोई योग्यता है, ठीक है, डॉक्टरेट उपाधि आपने प्राप्त की होगी तो उसके लिए आपको 2% अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। अगर आपने एमएड कर रखी है, ठीक है, अगर आपने एमएड की हुई है तो उसके लिए भी आपको 2% अंक अलग से दिए जाएंगे। क्लियर। और इसके साथ ही साथ शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि करने के लिए 1% अंक आपको दिया जाएगा। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए 1% अंक, एमएड अभ्यर्थियों के लिए 2%, और जो पीएचडी होल्डर हैं उनको 2% अंक दिए जाएंगे। क्लियर। और राज्य की टीम के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता में अगर आपने भाग लिया है तो उसके लिए 1% अंक आपको दिया जाएगा। तो इसमें कुल मिलाकर जो भी इन्होंने वेटेज दिया है इसे एक बार आप देख लें इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है सबसे पहले लिखित परीक्षा। तो जो लिखित परीक्षा होगी आपकी 425 अंक की होगी, जिसमें ठीक है इन्होंने मेंशन कर दिया है। इंटरव्यू जो आपका होगा वो होगा आपका 50 मार्क्स का, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली के आधार पर जो भी बीएड, एमएड और जो अदर कैटेगरी मैंने भी आपको बताई तो उसका जो टोटल वेटेज है वो है 25 अंक। तो कुल मिलाकर 500 अंक में से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन। क्लियर। इसके बाद लिखित परीक्षा में भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि लिखित परीक्षा में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जो लिखित परीक्षा में टोटल क्वेश्चन आएंगे 125 प्रश्न होंगे,
मतलब 125 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा, मतलब 3.4 अंक का एक क्वेश्चन होगा, और जो टोटल अंक होंगे वो होंगे 425 अंक। क्लियर। समय अवधि 2 घंटे की होगी, और इसके साथ ही साथ जो मोड होगा वो एमसीक्यू मोड में ये रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में। और मैं आपको बता दूं, अभी तक जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन मोड में होता है, और आने वाला जो एग्ज़ाम भी होगा 95% ऑफलाइन मोड में ही होगा। ठीक है। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट का क्या इन्होंने बताया है, अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर, ठीक है, साक्षात्कार हेतु आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, मतलब जो बोर्ड की ऑफिशियल साइट है उस पर मेंशन कर दी जाएगी ऐसे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं फॉर इंटरव्यू। ठीक है। और तो बेसिकली इंटरव्यू और रिटर्न के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और ये कुछ है ना सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो डिफरेंट कैटेगरी से के अकॉर्डिंग है। अगर आप इसके पॉइंट के अंडर आते हैं तो आप इसे एक बार रीड आउट कर लें। क्लियर। इसके बाद और तो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए ज़रूरी नहीं नज़र आ रहा है। और बेसिकली पीजीटी में मोस्टली कोई कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जैसा टीजीटी में आती है, तो इसमें सारा क्लैरिफिकेशन पहले से है। और अभी भी कुछ है तो हम आपको बता देते हैं। अब आते हैं नंबर ऑफ पोस्ट पर, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बालक वर्ग की। ठीक है। तो बालक वर्ग में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दी गई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दी हुई हैं। तो यहाँ टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं, और ये आपको कैटेगरीज के वाइज के अकॉर्डिंग कैटेगरीज जो मेंशन की हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख सकते हैं कितनी आपकी कैटेगरीज में हैं। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बालक वर्ग में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 549, मतलब 549। और बालिका वर्ग में अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो हैं 75। तो आइडिया लग गया होगा आपको, इस बार बालक वर्ग में ज़्यादा वैकेंसीज हैं एज़ कम्पेयर टू बालिका वर्ग में। ठीक है। तो गर्ल्स के लिए ये बेनिफिट है कि वो बालक और बालिका वर्ग दोनों में से किसी एक वर्ग में अपना आवेदन कर सकते हैं। तो एक बार मैं ज़रा स्क्रीन पर इसे शो कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ पीजीटी वैकेंसीज फॉर बालिका वर्ग। तो इसमें काफ़ी वैकेंसीज हैं, जहाँ लिखा हुआ है 0 तो उसका मतलब है कोई भी वैकेंसीज नहीं है उस कैटेगरी में। अब बात करते हैं, ये कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, और उसमें एलिजिबिलिटी भी मेंशन की गई है। जैसे हिंदी में इन्होंने बताया है क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए, मतलब आपने जब बीए किया हो तो उसमें हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए, और हिंदी में आपने एमए किया हो, तथा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी एवं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से किया होगा। इसके साथ पॉइंट नंबर 2 प्रशिक्षित योग्यता वरीमान होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने बताया है हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा उत्तीर्ण की हो आपने। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ज़रा आप एक बार रीड आउट कर लें अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ ये साइड में आपसे दिया हुआ ना एडिशनल वरीमान, तो ये अगर आपके पास कोई डिग्री है बीए, बीएड, एमएड, पीएचडी, तो उसका आपको वेटेज दिया जाएगा। तो ये रहा गणित सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, जिसमें एमए या आपने एमएससी गणित सब्जेक्ट से किया हो, और इसके साथ ही साथ गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स हो या बीएससी ऑनर्स हो आपके पास। क्लियर। तो यहाँ इन्होंने अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि बीएड कंपलसरी है। ठीक है। पर कुछ सब्जेक्ट में बीएड भी कंपलसरी इन्होंने किया हुआ है। गृह विज्ञान की अगर बात करें तो गृह विज्ञान में आपने एमएससी किया हुआ हो, या गृह अर्थशास्त्र या गृह कला में आपने एमए किया हो, अथवा दिया है उन्होंने अर्थशास्त्र या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला में आपने क्या किया हो, प्रशिक्षित स्नातक किया हो। क्लियर। इसके बाद अंग्रेजी का इन्होंने भी बताया है जो भी क्लासिफिकेशन, तो आप ज़रा एक बार इसे रीड आउट कर लें। मैं सारे सब्जेक्ट का रीड आउट करने नहीं वाला हूँ। अगर आपको लगता है आपके सब्जेक्ट से अगर कोई भी पॉइंट मैच करता है तो आप उसे रीड आउट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
संस्कृत का इन्होंने मेंशन किया हुआ है, संस्कृत के बाद वाणिज्य सब्जेक्ट। तो काफ़ी सब स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ओनली एम.कॉम का होना ज़रूरी है। यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि बीएड भी कंपलसरी है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन कॉमर्स तो आप वाणिज्य सब्जेक्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कृषि सब्जेक्ट दिया हुआ है और साथ ही साथ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में काफ़ी एडवांटेज है उन स्टूडेंट को जो कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है जैसे एमए अर्थशास्त्र में किया हुआ हो या एमए नहीं है तो एमकॉम किया हुआ हो, आपने अर्थशास्त्र मतलब एमकॉम किया हो और साथ ही साथ आपने बीकॉम में अर्थशास्त्र सब्जेक्ट को पढ़ा हो। क्लियर, या आपने 3 वर्ष का जो बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से होता है, सॉरी बीए ऑनर्स किया हो और उसमें आपने अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पढ़ा हो। क्लियर। देन नागरिक शास्त्र, इसके बाद इतिहास सब्जेक्ट दिया हुआ है और इसके साथ भूगोल, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में ऐसे स्टूडेंट जो एमए साइकोलॉजी से हैं या एमएड से हैं वो भी इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में बताया है एमए सोशलॉजी हो या समाजशास्त्र में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स किया हुआ हो। रसायन विज्ञान का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद शिक्षा शास्त्र मतलब एजुकेशन सब्जेक्ट, इसमें शिक्षा शास्त्र विषय में आपने पीजी किया हो मतलब एमए किया हो, एमए एजुकेशन, या एमए एजुकेशन नहीं है तो आपने एमएड किया हुआ हो। पर यहाँ साफ साफ मेंशन कर दिया है एमएड किया हो के साथ साथ आपने बीए या बीएससी जरूर किया हो। यहाँ किसी भी तरीके से एडवांटेज नहीं दिया गया है बीकॉम के जो एस्पिरेंट हैं उनको। क्लियर, या आपने एलटी अथवा बीटी अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए किया हुआ हो। इसके बाद जो जीव विज्ञान सब्जेक्ट है इसकी काफ़ी डिमांड रहती है हमेशा की तरह और इस बार भी इसकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो जीव विज्ञान सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं पॉइंट नंबर 1 to 5। भौतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो लास्ट सब्जेक्ट है फॉर पीजी पोस्ट। तो ये कुल मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। आई होप आप सभी के जो भी डाउट्स थे इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो गए होंगे। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और आपको इसका रेस्पॉन्स और फीडबैक कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जिससे इस वीडियो का बेनिफिट सारे स्टूडेंट को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस सारे स्टूडेंट को हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट फॉर अपकमिंग पीजीटी वैकेंसीज। टेक केयर।